हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की ये वीडियो है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के एमसीक्यू को लेकर, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों के ही एमसीक्यू लगभग आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति किस तरह की होती है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी देश में जनसंख्या वृद्धि होगी तो वहाँ के आर्थिक विकास पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो किसी भी देश में अगर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो तो वहाँ पे आर्थिक विकास की गति क्या होती है? मंद हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने के बदले हमें पैसे मिलते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का मेन उद्देश्य जो होता है जीविकोपार्जन, मतलब अपना रोजी रोटी चलाना। मेनली इनका उद्देश्य यही होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको करते ही इसीलिए हैं ताकि पैसे मिले और उस पैसे से हम अपनी जीविका को अर्जित करें और अपना जो है गुजारा चला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी? तो हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि प्रधान देश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश में कितना विकास हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो उसके स्तर को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? तो वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वहाँ पे साक्षरता पढ़े लिखे लोग कितने हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। तो तीनों ही जो चीज़ों को आधार देखते हुए ही विकास का स्तर निर्धारित किया जाता है। इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें से किसकी कंडीशन, मतलब किसकी प्रति व्यक्ति आय हमारे देश से ज़्यादा है? तो वो है श्रीलंका, जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? मतलब प्रति व्यक्ति आय पे क्या असर पड़ेगा? मतलब राष्ट्रीय आय में जितनी वृद्धि हो रही है उससे क्या हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि दर का जो अनुपात है उससे ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि उतनी ही इनकम और ज़्यादा जनसंख्या में बटेगा तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप ही घट जाएगा। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है अपनाया था अंग्रेजों ने, और उसी के दम पे उन्होंने इतने सालों तक जो है भारत पे कब्जा बनाए रखा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल क्या था? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो है स्टार्ट कब हुई थी? पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1951 में उसका कार्यकाल पंचवर्षीय योजना नाम से पता चल रहा है। 5 साल के 1951 से लेकर 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक किस टाइप की अर्थव्यवस्था जो कि समाजवादी हो? अर्थव्यवस्था कई तरीके की है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा जो है लोक कल्याण पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ठीक है, जबकि पूंजीवादी में अधिकतम लाभ पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमसे पूछा था समाजवादी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई और 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हमारे देश के अंदर 1952 में हुआ, ठीक है। तो 11th का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक उदाहरण है किस प्रकार के सेक्टर का? तो बैंक जो है प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है, द्वितीय क्षेत्र का नहीं है। बैंक क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, और तृतीय क्षेत्र को ही हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए बैंक एक उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो किस टाइप की अर्थव्यवस्था में इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उस पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो इस टाइप की अर्थव्यवस्था को हम
जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इनमें से कौन सा देश जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विकसित देशों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत हर ग्रामीण जो भी जिसको रोजगार नहीं मिलता है और वो अपने आप को पंजीकृत करवा लेता है, तो उसको कम से कम 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है, और अगर उसको उतने भी दिन रोजगार नहीं मिलते हैं तो उसके बदले में उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा किस स्तर का कार्यक्रम है? ये हमसे पूछा हुआ है। तो नरेगा जो एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, ये किसी राज्य का नहीं, ये किसी प्रांत का नहीं, पूरी दुनिया का तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत का है। इसलिए नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का कॉन्सेप्ट आपने जरूर सुना होगा। तो सतत विकास क्या कहता है कि विकास ऐसा हो जो अपने लिए भी हो, लेकिन साथ ही साथ आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम संसाधन को सेव करके रखें, विकास ऐसा होना चाहिए। तो सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? अपने लिए भी और आने वाले संतति के लिए भी। नेक्स्ट है, प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक, इनमें से कौन सा जो है प्लास्टिक मुद्रा का एक एग्जाम्पल है? तो एटीएम जो है सीधा सीधा एग्जाम्पल है प्लास्टिक मुद्रा का। प्रति वर्ष $955 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे देश 2017 के डाटा के हिसाब से अगर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय $955 प्रति वर्ष है या फिर उससे कम है, तो ऐसे कंट्री को क्या कहा जाएगा? ऐसे कंट्री को बोला जाता है निम्न आय वाले देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि? केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मूल स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा सुविधाओं का अच्छा प्रावधान है, इस वजह से वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ठीक है, तो 20 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। देश की प्रति व्यक्ति आय को है कि गणना हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को अगर हम विभाजित कर दें, राष्ट्रीय आय को ऊपर रखा, जनसंख्या को नीचे रखा और विभाजित कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। तो 21 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर जो है होता क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता था। अब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है। तो किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसी को शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। तो 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 23 प्रति वर्ष $12,056 और उससे अधिक 2017 के डाटा के अनुसार अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,056 है तो उस देश को क्या बोला जाएगा? तो उस देश को सीधा सीधा बोला जाएगा आपका अमीर देश। ठीक है ना, 23 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप की है? मैंने आपको बताया समाजवादी कैसा होता है, पूंजीवादी कैसा होता है, मिश्रित कैसा होता है। इनमें से कोई नहीं तो आंसर होगा नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पे भी फोकस किया जाता है और लाभ पे भी, इसीलिए तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। तो 24 का सी हो जाएगा करेक्ट। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। 25 का बी हो गया। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग जो कि पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करती है, तो इसका गठन 18 मार्च 1950 को हुआ था और पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो उन्होंने 1951 में लॉन्च भी कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत से अच्छी कंडीशन में कौन है? तो वो भी श्रीलंका ही है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है। मतलब एक तो ऐसा होता है कि विकास लक्ष्य हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक कॉमन विकास लक्ष्य क्या होता है? चाहे कोई इंसान के पास कितना ही पैसा है, कितना ही अमीर है, कितना ही गरीब है, लेकिन उसका सामान्य विकास लक्ष्य क्या होता है कि उसकी इनकम आए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इनकम आए।
तो 28 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। अगर हमें किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी है तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। कुल हमारे देश की कुल जनसंख्या को अगर हम राष्ट्रीय आय से विभाजित कर दें तो वही तो है हमारी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो 29 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। जीडीपी का क्या अर्थ है, आपसे यहाँ पे पूछा हुआ जीडीपी का फुल फॉर्म। जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी एक देश के अंदर एक जो भी वित्त वर्ष है उसमें जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। तो 30 का बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब हमारे समाज में विभिन्न वर्गों का विकास करना है तो विभिन्न वर्गों के विकास का लक्ष्य जो है अगर प्राप्त करना है तो उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से ही कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं तुम आतंकवादी ले आओगे या हिंसक प्रदर्शन करोगे तो सभी वर्गों का विकास जगह नहीं। जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया है उसी से ही समाज के विभिन्न वर्गों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा ऐसा संसाधन है जो कि गैर नवीकरणीय है, मतलब जिसको अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो वो खत्म हो जाएगा। वो एग्जाम्पल सीधा सीधा क्या है, खनिज तेल। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि मानव विकास रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी। ठीक है, तो यहाँ पर 33 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है। अगर आपसे पूछे सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में और सबसे ज़्यादा केरला में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है। अब कोई एक उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए विकास क्या होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले, हर एरिया तक बिजली की पहुँच हो ताकि वो अपने उद्योग को और बढ़ा सके। ठीक है, अब एक उद्योगपति ये तो नहीं चाहेगा ना अधिक दिनों तक उसको काम मिले, मजदूरी अच्छा मिले, ये तो उसको मतलब ही नहीं। उद्योगपति तो खुद ही बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो उसका विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा, अधिक बिजली प्राप्त करना। एक अमीर परिवार की लड़की के विकासात्मक लक्ष्य क्या है। एक अमीर परिवार की लड़की गरीब की नहीं है तो क्या वो अधिक दिनों का काम पाना चाहेगी। बिजली प्राप्त करने से उसे क्या मतलब है, बेहतर मजदूरी से भी मतलब है नहीं क्योंकि काफ़ी अमीर परिवार की लड़की है। वो ये उसके लिए विकास ये है कि उसको उतनी आज़ादी मिले जितनी कि उसके भाई को मिलती है। ठीक है, तो 36 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशों के विकास की तुलना करने का महत्वपूर्ण आधार क्या है। जब हम तुलना करते हैं कि किस देश में कितना विकास हो रहा है तो उसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है आधार क्या है। हमसे ये नहीं पूछा कि क्या क्या आधार है, हमसे पूछा हुआ सबसे महत्वपूर्ण आधार बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है औसत आय है। ठीक, औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। तो 37 का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी भी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस, अभी इन्होंने यूँ नहीं कहा कि आप बताओ सबसे मुख्य आधार क्या है, कौन सा वाला आधार इन्होंने क्या कहा कि किस चीज़ को हम लेते हैं। ठीक है ना, किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से औसत साक्षरता दर नहीं देखा जाता, साक्षरता दर देखा जाता है। लोगों के स्वास्थ्य स्तर में ये देखा जाता है कि जो है उसकी एक्सपेक्टेंसी एज एक्सपेक्टेंसी क्या है। बट इसमें से इन्होंने ये पूछा है कि क्योंकि ये ऑप्शन होगा करेक्ट नहीं, ऑल ऑफ दी अबव हमें दिया नहीं है तो जिस वजह से हम 38 के ए ऑप्शन के साथ ही जा सकते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, आंसर प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। यूएनडीपी के अनुसार यूएनडीपी देखिए विकास को ना दो ऑर्गेनाइजेशन, दो संगठन नापती है, एक तो यूएनडीपी और एक वर्ल्ड बैंक। यूएनडीपी देखती है तीनों चीज़, प्रति व्यक्ति आय भी, लोगों के शिक्षा का स्तर भी, लोगों का स्वास्थ्य का स्तर भी। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या देखती है, सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखती है। 40 का तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन गलती से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक देश के विकास के लिए क्या कौन सा आधार लेकर चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को आधार मानकर चलती है। तो ये आपके यही 40 क्वेश्चन के साथ हमारा कवर हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम अपने नए सब्जेक्ट्स के साथ और भी बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना है ताकि जैसे ही नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फटाफट से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें।
और वीडियो कैसी लगी उसका कमेंट आपको ज़रूर देना है। कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।